Good morning, students. Welcome back. Hope you will be fine and healthy at your home. We will continue our topic. The topic is continue the age of industrialization. The first paragraph we have studied in last videos. Now we will continue the coming up of the factories. यानी कि जो कारखाने थे वो किस तरह से आए, कब उनकी शुरुआत हुई वर्ल्ड के अंदर. तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड केम अप बाय 1730. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज आउटलाइन इन योर बुक कि जो शुरुआती जो फैक्ट्री थी इंग्लैंड में वो कब आई थी, 1730 यानी कि 1730 के दशक में आई थी. बट इट वॉज ओनली द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई. अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में जो पहली फैक्ट्री है वो तो 1713 में आई, लेकिन 18th सेंचुरी के अंत में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्रीज हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई. तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहली जो फैक्ट्री इंग्लैंड में कब आई, 1730s में. मोस्ट इंपोर्टेंट है, यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन. द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू इरा वॉज कॉटन, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. यानी कि फर्स्ट सिंबल क्या बना, न्यू इरा वॉज कॉटन, यानी कि जो नया युग था, नए युग का प्रतीक किसे माना गया, कॉटन को. यानी कि कॉटन के डेवलपमेंट को नए युग का प्रतीक माना गया. दैट पॉइंट इज आल्सो आउटलाइन. एंड व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू इरा, दैट इज कॉटन. ईट प्रोडक्शन बूम इन द लेट 19th सेंचुरी. कहते हैं कि इसका जो उत्पादन था उसमें बहुत ज़्यादा तेजी आई 19th सेंचुरी के अंत में. इन 1760 ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन. देखिए यहाँ पर कितना चेंज आएगा यहाँ पर. इन 1760 ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन टू फीड दी इट्स कॉटन इंडस्ट्री. कहते हैं कि 1760 में जो ब्रिटेन है वो 2.5 मिलियन पाउंड कच्चा जो कॉटन था वो अपनी इंडस्ट्री को फीड करने के लिए मंगवाता था, इंपोर्ट करता था, यानी कि अदर कंट्री से मंगवाया जाता था. बाय 1787 देखें 27 ईयर में कितना चेंजेज आया यहाँ पर. बाय 1787 दिस इंपोर्ट्स को 22 मिलियन, 2.5 मिलियन से कितना हो गया वो 22 मिलियन. दिस इंक्रीज वॉज लिंक ए नंबर ऑफ चेंज विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. लेट अस लुक ब्रीफली एट दी सम ऑफ दीज. कहते हैं कि ऐसा होने से जो उत्पादन प्रक्रिया उसमें काफ़ी चेंजेज आए. कहते हैं कि अब इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, यहाँ से ध्यान दें. 1760 में ब्रिटेन का प्रोडक्शन भी याद रखें 2.5, लेकिन 1787 यानी कि नेक्स्ट जो 27 ईयर है उसमें काफ़ी सारी बढ़ोतरी हुई और ऐसे में प्रोडक्शन प्रक्रिया में काफ़ी चेंजेस आए. A series of invention in the 18th century increased the office type of production process. प्रोडक्शन प्रोसेस की जो प्रक्रिया थी, जो आविष्कार हुए, उन्होंने भी काफ़ी बढ़ोतरी की, उसमें काफ़ी जो तेज़ी आई, जो नए नए आविष्कार आए. अब प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेप कौन कौन से होते हैं, इन स्टेप को सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि सीक्वेंस में कीजिए. फर्स्ट स्टेप इज कार्डिंग, ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग एंड रोलिंग. फोर्थ यू मस्ट हैव रिमेंबर दीज आर गिवन in sequence, so you must have to be remember carding first step, second is twisting, and third is spinning, and fourth is rolling. There are 4 steps of production process. You must have to be remember in sequence. These are given in sequence: carding, twisting, spinning, and rolling. They enhance the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible production to stronger thread and yarn. Thread and yarn, धागे को बोलते हैं thread and yarn का मतलब होता है धागा. यानी कि कहते हैं कि ऐसे में ये जो आउटपुट था वर्कर का वो बहुत ज़्यादा बड़ा, इसमें आउटपुट काफ़ी होने लगा, जिसके कारण क्या है, मतलब जो थ्रेड और यार्न यानी कि जो थ्रेड बनाया जाता था, यार्न बनाया जाता था, उसके प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई. देन रिचर्ड ओकराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडरलाइन कीजिए. रिचर्ड ओकराइट क्रिएटेड दी कॉटन मिल. क्वेश्चन है हु क्रिएटेड कॉटन मिल. कॉटन मिल को किसने क्रिएट किया, रिचर्ड ओकराइट ने. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. टिल दिस टाइम, as you have seen, cloth production was spread all over countryside and carried within village household, but now costly new machines could be purchased, set up maintained in the mill. कहते हैं कि पहले के समय में तो ज़्यादातर आप लोग जानते हैं घरों में उत्पादन होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ज़्यादातर जो कॉस्टली मशीन थी उनको परचेज किया गया. within the mill all the process were brought together under one roof and management. कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि विद इन दी मील, जैसे ही मील की शुरुआत होती है, ऑल दी प्रोसेस वर ब्रोट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट. कहते हैं कि की सारी जो प्रक्रिया थी उसे एक छत के नीचे लाया गया. दिस अलो ए मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ए वॉच ओवर क्वालिटी एंड regulation of labor, all of which have been difficult to do. Production was in the countryside. कहते हैं कि जैसे ही
मील का डेवलपमेंट होता है, मील आती है, वैसे ही क्या हुआ, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी थी उसमें सुधार हुआ, रेगुलेशन ऑफ लेबर, लेबर का एक तरह से रेगुलेशन होने लगा, ऑल विच हैव बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन दी कंट्री साइड। लेकिन जब प्रोडक्शन कंट्री साइड यानी कि गाँव में होता था तो उत्पादन करना बड़ा ही मुश्किल होता था, बड़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। In the early 19th century, factories increasingly become an intimate part of a English landscape. So visible were imposing new mills. So magical seems to be power of new technology that contemporary were dazzled. कहते कि इंग्लैंड के अंदर यानी कि 19th सेंचुरी में इतना सारा डेवलपमेंट हुआ, इतनी सारी उन्नति की उन्होंने कि काफ़ी सारा चेंजेज आया, जिसको देखकर यानी कि सभी डेजल्ड होता है, मतलब एक तरह से चौंधिया जाना या हैरान हो जाना। दे सेंट्रलाइज देयर अटेंशन ऑन द मिल। कहते कि इंग्लैंड ने सबसे पहले मिल के ऊपर अपना अटेंशन, अपना ध्यान केंद्रित किया। ऑलमोस्ट फॉर गेटिंग दी बालियंस एंड वर्कशॉप वर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू। कहते कि जिनको हम लोग भूल चुके थे, जो यानी कि घरों के अंदर प्रोडक्शन होता था, वर्कशॉप के अंदर प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू। कहते कि जो प्रोडक्शन था वो अभी कंटिन्यू रहा, वो जारी रहा। तो ये था हमारा पैराग्राफ, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री की शुरुआत अगर हम बात करें सबसे पहले इंग्लैंड में आई 1730s में। उसके बाद हमने देखा कि 19th सेंचुरी के आते आते बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। फर्स्ट कॉटन मिल है वो, यानी कि जो कॉटन है वो फर्स्ट सिंबल माना गया नए युग का। और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया गया कि पहले 2.5 था 1716 में कॉटन का जो यूज़ होता था इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन बढ़कर ये 22 मिलियन पहुँच गया था। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन प्रोसेस की, देयर आर 4 पॉइंट: कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग। और रिचर्ड ओकराइट, कॉटन मिल किसने क्रिएट की? रिचर्ड ओकराइट ने। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट हैव टू बी राइट इन योर नोटबुक और मेक योर नोट्स। एंड द नेक्स्ट इज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, यानी कि जो गति थी, औद्योगिक बदलाव की जो गति थी, अब उद्योगों में कैसे चेंजेस है। देर आर मेनली 4 पॉइंट्स इन विच वी हैव स्टडी अबाउट हाउ इंडस्ट्रियल चेंज, द पेस ऑफ, यानी कि जो गति थी औद्योगिक बदलाव की वो कैसे आई, नए नए आविष्कार हुए, नए नए इन्वेंशन हुए। यहाँ पर हम 4 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे उद्योगों की जो उद्योग थे उनमें उनकी गति में काफ़ी चेंजेस आया। फर्स्ट, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वॉज क्लियरली कॉटन एंड मेटल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बना कि ब्रिटेन के अंदर सबसे जो डायनेमिक इंडस्ट्री थी वो कौन कौन सी थी, तो कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फलने फूलने वाला उद्योग था ब्रिटेन में कौन सा था? कॉटन एंड मेटल। पहले कॉटन का नाम आता है फिर मेटल, यानी कि जो धात्विक उद्योग थे उनका नाम आता है। ग्रोविंग रैपिड पेस, कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर इन दी फर्स्ट फेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन अप इन 1840। कहते हैं 1840 के दशक तक जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वो हुआ कॉटन का। कॉटन जो सेक्टर था, यानी कि अपने ज़्यादातर सूती कपड़े की मिलें लगी 1840 के दशक तक। आफ्टर दैट दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड दी वे। कहते हैं कि उसके बाद, कॉटन के बाद अगर हम बात करें, आयरन और स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड इन 1840। इन कॉलोनी फ्रॉम 1860 डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली। कहते हैं कि 1860 के दशक तक, 1840 और 1860 के दशक तक, यानी कि इंग्लैंड जो आयरन और स्टील था, ठीक है, रेलवे के विस्तार के कारण इसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी आयरन स्टील की भी। बाय 1873 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील रूथ अबाउट 77 मिलियन पौंड। कहते कि 1873 के दशक तक ब्रिटेन अब वो एक्सपोर्ट करने लगा था आयरन स्टील लगभग 77 मिलियन पौंड। डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। कहते कि डबल द वैल्यू ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट, कहते कि जो कॉटन एक्सपोर्ट से डबल थी लगभग। सेकेंड इज, अब सेकंड क्या था कि औद्योगिक गति में काफ़ी चेंजेस आया। द न्यू इंडस्ट्री कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इवन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। कहते कि देखो पहले क्या था, ज़्यादातर जो वर्कर होते थे वो काम करते थे मतलब अपने लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर काम करते थे। टेक्निकल जो वर्कर की संख्या थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में मात्र 20% से भी कम थी, 20% से भी कम थी। इंडस्ट्री टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन देखिए वर्कर की संख्या बहुत ही कम थी जो टेक्निकल काम करते थे। टेक्सटाइल वॉज ए डायनेमिक सेक्टर बट लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोडक्शन नॉट विद इन फैक्ट्री बट आउटसाइड विद इन द डोमेस्टिक यूनिट। कहते हैं कि टेक्सटाइल को डायनेमिक सेक्टर हम लोग मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था फैक्ट्री में नहीं होता था, बल्कि वो तो घरों के अंदर होता था, डोमेस्टिक यूनिट के अंदर होता था। तो ये था इसमें सेकेंड चेंज। Third is the pace of change in traditional industry was not set up by the steam powered cotton and metal industry
बट दे डू नॉट रिमेन कंट्री साइड स्ट्रेंगेंड आइदर। कहते हैं कि दूसरा चेंज क्या था इसमें, यानी कि जो स्टीम पावर कॉटन और मेटल इंडस्ट्री आई उससे भी मतलब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, इतना ज़्यादा उसमें चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। फोर्थ इज technological changes occur slowly, they did not spread dramatically across the industrial landscape. New technology was expensive and merchants and industrialists were continuing about it। कहते हैं कि जो टेक्निकल चेंज आए वो थोड़े स्लो थे और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप की अगर हम बात करें नई टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली। कहते हैं कि अक्सर मशीनें ब्रोक डाउन हो जाती थी कई बार, यानी कि रिपेयर भी उनकी बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। दे वर दे वर दे वर नॉट इफेक्टिव ऑफ देयर इन्वेंटर एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लेम। कहते कि कई बार तो जो इन्वेंटर होते थे उनके ऊपर भी उसके लिए क्लेम नहीं किया जाता था जब ये खराब हो जाती थी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी इन फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया गया। कंसीडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। हम स्टीम इंजन की, भाप इंजन की हम लोग बात करते हैं। जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस बाय न्यू कॉमन एंड पेंटेड ए न्यू इंजन इन 1781। कहते कि जो यहाँ पर ध्यान देंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए, यानी कि जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन का इन्वेंटर किसे माना जाता है, न्यू कॉमन को। लेकिन जेम्स वॉट ने उसमें इम्प्रूवमेंट किया और एक नया पेटेंट तैयार किया उसका 1781 में। हिज इंडस्ट्रियल फ्रेंड मैथ्यू बुलेटिन मैन्युफैक्चर द न्यू मॉडल। कहते कि उसका जो फ्रेंड था मैथ्यू बुलेटिन उसने एक नया मॉडल तैयार किया, बट फॉर ईयर ही कुड नॉट फाइंड बाय। लेकिन कुछ सालों तक उसको कोई खरीदार ही नहीं मिला। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर इंग्लैंड। कहते कि अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में 321 से ज़्यादा स्टीम इंजन नहीं थे पूरे इंग्लैंड में। ऑफ 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्री, जिसमें से 80 जो कॉटन ये थे जो हमारे स्टीम इंजन थे, 80 तो कॉटन इंडस्ट्री में काम करते थे, 9 वूल इंडस्ट्री में काम करते थे, रेस्ट इन माइनिंग। और जो बचे हुए कैनल वर्क में या आयरन वर्क में ये काम करते थे जो बचे हुए स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन वर नॉट यूज इन एनी अदर इंडस्ट्री टिल much later in the century. So even the most powerful new technology that enhanced the productivity labor manifold was slow accepted by industrialists। कहते कि यानी कि इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं था उस समय पर, इतना ज़्यादा इंडस्ट्री यूज़ होने को नहीं मिला, तो इस तरीके से इनकी इंपोर्टेंस कम थी। Historians now have come to be increasing recognize that the typical work in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craft person and laborer। यहाँ पर देखो कुछ इतिहासकारों का मानना ये था कि जो चेंजेज आया, जो प्रोडक्शन में काफ़ी बदलाव आया मिड 19th सेंचुरी तक, कहते कि वो मशीन ऑपरेटर से नहीं हुआ बट दी ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन एंड लेबर। जबकि वो तो जो हमारे वर्कर होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, उन्हीं का योगदान था, उन्हीं के प्रयासों से ये सफल हो पाए। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दैट इज रिलेटेड टू स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का इन्वेंटर किसे माना जाता है, न्यू कॉमन को। लेकिन उसमें इम्प्रूव किसके द्वारा किया गया था, जेम्स वॉट के द्वारा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज। न्यू कॉमन, जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया था, एक नया पेटेंट कब तैयार किया गया था 1789 में, और इसमें उसकी मदद की थी उसके फ्रेंड है, एक औद्योगिक फ्रेंड था मैथ्यू बुलेटिन ने। नया मॉडल तैयार किया गया था। स्टीम इंजन की संख्या 321 से ज़्यादा नहीं थी। 80 कहाँ पर काम करते थे, कॉटन इंडस्ट्री में, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री सबसे डायनेमिक मानी जाती थी उन दिनों में। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट हैव टू बी फाइंड आउट इन योर बुक। ओके स्टूडेंट।